क्या आप भी अपना अस्पताल बनाने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि अगले 20 और 30 सालों तक भी यह आपका अस्पताल रेलेवेंट बना रहे? तो यह फ्यूचर रेडी सीईओ मास्टर क्लास आपके लिए। इसीलिए कहा जाता है कि पहले अस्पताल को बनाइए, लेकिन उससे पहले स्ट्रेटजी को प्रॉपर बिल्ड करिए। यानी स्ट्रेटजी पहले और अस्पताल बाद में होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा हम लोग हॉस्पिटल प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के राय, हॉस्पिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजिस्ट, हॉस्पिटल प्लानिंग स्पेशलिस्ट, 20+ years of experience, 150+ hospitals transformed, and with a team of architect, legal expert, business expert, and NABH experts, अब आपका रोड मैप क्या होना चाहिए? What you will master in this master class? First of all, you will learn why hospitals fail before opening. अस्पताल खुलने से पहले ही उनका सक्सेस या फेलियर डिसाइड हो जाता है, क्यों? दूसरा जो है बेड स्ट्रेंथ एंड लैंड रिक्वायरमेंट। तीसरा जो है मास्टर प्लानिंग एंड वर्क फ्लो जोनिंग। चौथा जो है पेशेंट फ्लो एंड डिपार्टमेंट प्लानिंग। पांचवा इक्विपमेंट प्लानिंग एंड आरओआई। नेक्स्ट जो है फ्यूचर एक्सपेंशन विदाउट डिमोलिशन। नेक्स्ट है ग्रीन स्मार्ट हॉस्पिटल सेविंग एंड एनएबीएच बाय डिजाइन एंड लीगल कंप्लायंस। और इसके साथ ही we will share framework and self-assessment and next steps. Imagine you invest 50 crore, construction finishes, equipment installed, doctors hired, then you discovered OPD is overcrowded. आपकी OPD प्रॉपर डिजाइन नहीं हो पाई है. OT utilization is poor. ICU cannot expand. Patient gets lost and NABH redesign required. Expansion impossible. यानी आपने देखा कि आपका आईसीयू का एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, एनएबीएच के लिए आपको रीडिजाइन की जरूरत पड़ेगी और एक्सपेंशन तो संभव ही नहीं है और ओटी यूटिलाइजेशन भी पुअर है। तो इसलिए मोस्ट हॉस्पिटल प्लानिंग मिस्टेक्स आर परमानेंट एंड एक्सपेंसिव टू फिक्स। अगर प्लानिंग स्टेज पे आप गलती करते हैं तो वो यूजुअली परमानेंट हो जाते हैं और काफी कॉस्टली होते हैं उसको फिक्स करने में। वन हॉस्पिटल डिसीजन 5 एक्सपर्ट लेंसेज। आपके हॉस्पिटल के डिसीजन को मात्र एक आदमी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल इज ए सुपर स्पेशलिटी स्ट्रक्चर, सो दैट ए सुपर स्पेशलिटी टीम शुड डिजाइन, नॉट ए सिंगल पर्सन। सो दैट I am Dr. D.K. Rai, host and clinical lead, physician with hospital planning background, connects with clinical workflow to business viability, hospital architect, design and master planning, land suitability, zoning, workflow first architecture, expansion, and ready layouts. Legal expert, healthcare compliance counsel like licensing, statutory requirement, approval, contracts, and risk exposure. Next is the hospital business expert, finance and ROI strategy decide, break-even modeling, staffing economics, equipment ROI, and revenue strategy. Next is the NABH expert who is planning your hospital for accreditation by design, patient safety, infection control, and accreditation ready building. मीन्स आपको अपने अस्पताल को 5 एक्सपर्ट लेंसेज के द्वारा डिजाइन करने की आवश्यकता है। पहला हॉस्पिटल और क्लिनिकल लीड, हॉस्पिटल आर्किटेक्ट, लीगल एक्सपर्ट और हॉस्पिटल बिजनेस एक्सपर्ट और एनएबीएच एक्सपर्ट। अब व्हाई वन एक्सपर्ट इज नेवर इनफ? क्यों आपको 5 एक्सपर्ट्स की जरूरत है? अगर केवल आर्किटेक्ट होगा तो लेआउट बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन लीगल चेक, लैंड टाइटल एंड एनएबीएच फायर सेफ्टी क्लियरेंस में फेस चैलेंज। यानी आपका बहुत सुंदर लेआउट तो बन जाएगा, लेकिन लीगल कंप्लायंसेज में, एनएबीएच में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर केवल डॉक्टर ने ही डिसाइड किया तो क्लिनिकली साउंड वर्कफ्लो होगा, लेकिन आरओआई मॉडल नहीं होगा, क्योंकि उसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ईच एंड एवरी स्क्वायर फीट का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर केवल लीगल है तो फुली कंप्लायंट पेपर वर्क होगा, लेकिन डिजाइन प्रॉपरली सर्विसेज प्लान को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। उसी तरह से केवल बिजनेस एक्सपर्ट है तो फाइनेंशियल मॉडल तो स्ट्रांग होगा, लेकिन बेड मिक्स, पेयर मिक्स एंड बिल्डिंग कैन नॉट एक्चुअली सपोर्ट। अब अगला, अगर केवल एनएबीएच एक्सपर्ट नहीं बनाया तो एक्रेडिटेशन रेडी तो होगा, लेकिन उसके बाद से बाकी चैलेंजेस उसमें फेस करने होंगे, पेशेंट फ्लो एंड अदर इश्यूज। व्हाई हॉस्पिटल फेल बिफोर ओपनिंग? अस्पताल शुरू होने से पहले ही उनकी सक्सेस या फेलियर डिसाइड हो जाती है। 10 बड़ी गलतियां जो प्लानिंग स्टेज में हॉस्पिटल ओनर्स करते हैं। पहला कि रॉन्ग लोकेशन, आपने जगह ही सही सुटेबल नहीं चूज किया। आपने लैंड कॉस्ट की वजह से आपने थोड़ा रिमोट एरिया में हॉस्पिटल बिल्ड कर लिया, अब जहाँ पे कि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, पेशेंट प्रॉपरली आ जा नहीं सकता, एम्बुलेंस नहीं आ सकता,
वहाँ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ऑक्यूपेंसी को इम्प्रूव करने में। दूसरा है बेड स्ट्रेंथ, प्रॉपरली आपने बैलेंस वे में नहीं डिजाइन किया अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपने नहीं एडजस्ट किया वहाँ भी आपको दिक्कत आएगी। कोई फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान भी आपने नहीं रखा है, करंट के हिसाब से आपने अपना सब कुछ प्लान किया, वहाँ दिक्कत आएगी। पेशेंट फ्लो प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। और बिजनेस प्लानिंग नहीं है या रंग इक्विपमेंट प्लानिंग है कि आपने बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट्स खरीद लिए जिनका अभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, और इसलिए आपका मनी एक तरह से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ना हो करके वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आर्किटेक्ट जो आपने हायर किया है उसका हॉस्पिटल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एनएबीएच की प्लानिंग नहीं है, या कोई रेवेन्यू स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसके कारण हॉस्पिटल खुलने से पहले ही फेल होने की ओर बढ़ जाते हैं। अब कैसे राइट बेड स्ट्रेंथ चूज करें? डोंट आस्क हाउ मेनी बेड्स शुड आई बिल्ड, कि कितना बेड हम बनाएं, ये मत आप पूछिए, बल्कि व्हाट इज द डिमांड इन माय कैचमेंट एरिया, कितनी डिमांड है, 20 बेड, 50 बेड, 100 बेड, 200 और 300। डिसीजन फैक्टर्स टू वे टुगेदर, क्या क्या चीजें आपको देखनी होंगी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सर्विस लाइन डेप्थ क्या होगी, ब्रेक इवन टाइमलाइन क्या होगा, एक्सपेंशन हेडरूम क्या होगा, और स्टाफिंग कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। एवरी एक्स्ट्रा 50 बेड्स रफली डबल्स स्टाफिंग एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। अगर हर 50 बेड पे आपकी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑन एन एवरेज डबल हो जाती है। इसीलिए आपको 5 ईयर डिमांड कर्व को भी देखना होगा, न सिर्फ करंट डिमांड को। और ओपनिंग डे एम्बिशन को ही केवल मत देखिए, बल्कि अगले 5 साल के डिमांड को भी एसेस करिए। अगला है लैंड रिक्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि अगर राइट लैंड आपने नहीं चूज किया तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस हो सकते हैं। रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहा है, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, यूटिलिटी एंड पावर लोड नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, फ्यूचर एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, लीगल एंड टाइटल कंप्लायंस है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में आप हॉस्टल बना रहे हैं, वहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। कैचमेंट पॉपुलेशन की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आपने नहीं प्लान किया। ये सारी चीजें आपको डिसाइड करने में ये फ्री टूल हेल्प करेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट टूल, रेवेन्यू कैलकुलेटर टूल एंड स्पेस कैलकुलेटर टूल। ये आप खुद से यूज करके फ्री में जान पाएंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और कितना स्पेस रिक्वायर्ड है होगा। अब आर्किटेक्ट इंसाइट क्या होगा कि एक चीप प्लॉट, आपने बहुत सस्ता प्लॉट पुअर रोड एक्सेस के साथ, ड्रेनेज इशू के साथ आपने ले लिया, इससे आपका 15 से 20% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा, और हमेशा बिजनेस के चैलेंजेस रहेंगे इसमें। अगला है कि मास्टर प्लानिंग। मास्टर प्लानिंग इज नॉट ड्राइंग रूम्स, ये केवल रूम्स को ड्रा करने का प्लानिंग नहीं है, ये वर्क फ्लो डिजाइन का इशू है। सबसे पहले आप इमरजेंसी में पेशेंट आएगा, वहां से ओटी कैसे जाएगा, वहां से आईसीयू कैसे जाएगा, वार्ड में कैसे जाएगा, और डिस्चार्ज कैसे होगा। ये वर्क फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ केवल मास्टर प्लानिंग। अब इसमें आपको जोनिंग प्रिंसिपल पे ध्यान देना होता है। क्लिनिकल जोन क्या है, डायग्नोस्टिक जोन, सर्विस जोन, पब्लिक जोन और एडमिनिस्ट्रेटिव जोन। जोनिंग डिसाइडेड आफ्टर द ड्राइंग आर फाइनलाइज इज द सिंगल बिगेस्ट कॉज ऑफ कॉस्टली मिसकंस्ट्रक्शन। यूजुअली हम क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसके बाद से हम जोनिंग डिसाइड करते हैं, लेकिन जोनिंग को कंस्ट्रक्शन से पहले डिजाइनिंग एंड प्लानिंग स्टेज में ही फाइनलाइज करना चाहिए। अब अगला इशू आता है पेशेंट का फ्लो। पेशेंट हर एक्स्ट्रा स्टेप अगर बढ़ता है तो आपके पेशेंट का टाइम और हॉस्पिटल की मनी वेस्ट होती है। इसीलिए प्रॉपर फ्लो भी उतना ही यूजफुल है जितना कि हॉस्पिटल का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले पेशेंट अराइवल, पेशेंट आया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर कंसल्टेशन में गया, फिर डायग्नोस्टिक्स में गया, उसका एडमिशन हुआ, फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसका डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। तो अब ये प्रॉपर फ्लो है, इससे पेशेंट का वेट टाइम कम हो जाएगा, स्टाफ फटीग कम होगा, और आपके पेशेंट का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, और पेशेंट बार बार न सिर्फ विजिट करेगा बल्कि दूसरे पेशेंट्स को भी आपके पास भेजेगा। अब डॉक्टर या क्लिनिकल प्लानिंग इंसाइट में क्या है कि फ्लो डिजाइन विदाउट क्लिनिशियन लुक्स एफिशिएंट ऑन पेपर। आपने क्लिनिशियन को इन्वॉल्व नहीं किया, अगर कैथ लैब डिजाइन कर रहे हैं और कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया, डायलिसिस में आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये जो है रियल पेशेंट वॉल्यूम जब हिट करेगा उस समय ये चीज सामने आएगी, डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। अब अगला है डिपार्टमेंटल प्लानिंग। हर डिपार्टमेंट एक आर्गन की तरह होता है,
जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से हॉस्पिटल को अगर एक बॉडी माने तो हर डिपार्टमेंट एक उसका ऑर्गन होता है। अब ऐसे में ओपीडी, इमरजेंसी, आईसीयू, ओटी, लेबर रूम, सीएसएसडी, फार्मेसी, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, आईपीडी एंड वेटिंग एरियाज, इनको प्रॉपरली इंटीग्रेट करके और कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में डिजाइन नहीं किया जाएगा तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। इसीलिए जिस तरह से सभी ऑर्गन्स का आवश्यक है बॉडी में, उसी तरह से हॉस्पिटल में सभी डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर ईच डिपार्टमेंट हैज ए डिफरेंट क्लिनिकल एडजेसेंसी नीड। मीन्स आईसीयू ओटी के पास में है तो अनेक लाइफ्स को सेव करेगा, और फार्मेसी अगर ओपीडी के पास में है तो वो टाइम को सेव करेगा। इसीलिए आईसीयू को ओटी के पास और फार्मेसी को ओपीडी के पास होना चाहिए। अब अगला है मेडिकल इक्विपमेंट प्लानिंग। डोंट बाई इक्विपमेंट फर्स्ट, प्लान सर्विसेज फर्स्ट। आप पहले इक्विपमेंट मत परचेज करिए, पहले सर्विसेज को प्लान करिए, क्या क्या सर्विसेज चाहिए। उसके बाद से पेशेंट का वॉल्यूम एज्यूम करिए, फिर क्लिनिकल वर्कफ्लो को देखिए, इक्विपमेंट की कॉस्ट देखिए, और फिर आरओआई को कैलकुलेट करिए ताकि आपको प्रॉपर डिसीजन ले सकें। मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट मिस्टेक्स इज नॉट रॉन्ग मशीन। हम गलत मशीन खरीद करके नहीं करते हैं, बल्कि रॉन्ग टाइम पे परचेज कर लेते हैं। जब प्रॉपर पेशेंट फ्लो नहीं होता है, प्रॉपर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस समय हम हैवी इन्वेस्टमेंट करके एमआरआई, सीटी जैसे बड़े इक्विपमेंट्स ले लेते हैं और बाद में फिर वो आरओआई के लिए चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। फिर उसके अंडर यूटिलाइज हाई कॉस्ट इक्विपमेंट्स इज द फास्टेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय द हॉस्पिटल्स ब्रेक इवन टाइमलाइन। यानी अगर आपने हैवी इन्वेस्टमेंट करके अंडर यूटिलाइज इक्विपमेंट्स परचेज कर लिया तो आपके ब्रेक इवन टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सफिशिएंट होता है। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि कभी भी हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट बिना प्रॉपर आरओआई के एनालिसिस के मत करिए। अब अगला है फ्यूचर एक्सपेंशन प्लानिंग। अगर आप फ्यूचर एक्सपेंशन की प्लान कर रहे हैं तो यूजुअली मोस्ट हॉस्पिटल ग्रो करते हैं करंट की, कि हमने 50 बेड हॉस्पिटल बना लिया, लेकिन उसके बाद वहां पे एक्सपेंशन का स्कोप है कि नहीं उसको कंसीडर नहीं करती, फिर बाद में उन्हें दूसरी जगह खोलना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा फ्यूचर एक्सपेंशन के स्कोप को भी ध्यान में रखिए। जैसे आपने 20 बेड्स खोला, फिर आपको आईसीयू मान लिया ऐड करना है, ओटी ऐड करना है, कैथ लैब ऐड करना है, डायलिसिस ऐड करना है, सीटी एमआरआई ऐड करना है, कैंसर सेंटर बनाना है या डायबिटीज सेंटर बनाना है। इसके लिए प्रॉपर स्कोप होना चाहिए एक्सपेंशन का। इसीलिए एक्सपेंशन को डे 1 से प्रॉपर प्लान करके चलिए, ना कि बाद में तोड़ फोड़ की नौबत आए। अब उसी तरह से स्ट्रक्चरल लोड, सॉफ्ट स्पेस एंड यूटिलिटी बेडरूम फॉर टुमारोज डिपार्टमेंट मस्ट बी बिल्ट टुडे। ये आपका जो स्ट्रक्चरल लोड चेक करना है, सॉफ्ट का स्पेस और यूटिलिटी हेडरूम को कल के लिए मत छोड़िए, आज ही सब कुछ प्लान करके चलिए, क्योंकि रिट्रोफिटिंग 3 से 4 गुना अधिक कॉस्टली होगा। अब अगला है ग्रीन स्मार्ट हॉस्पिटल। फ्यूचर हॉस्पिटल सेव मनी एवरी सिंगल डे दे ऑपरेट। फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल में अगर आप ग्रीन स्मार्ट हॉस्पिटल ऐड करते हैं तो पर डे आपका ये मनी सेव करेगा। कैसे? सोलर सिस्टम से, वाटर मैनेजमेंट से, एचवीएसी एफिशिएंसी से, एलईडी एंड स्मार्ट लाइटिंग से, बायोमेडिकल वेस्ट से एंड डिजिटल मॉनिटरिंग से। इसीलिए ग्रीन स्मार्ट हॉस्पिटल भी उतना ही आवश्यक है फ्यूचर में रेलेवेंट बने रहने के लिए। अब अगला है एनएबीएच बाई डिजाइन। लोग अस्पताल बना लेते हैं फिर एनएबीएच की सोचते हैं, लेकिन अगर आप अस्पताल की प्लान कर रहे हैं तो डे 1 से एनएबीएच की सोच के चलिए। पेशेंट राइट्स, फायर सेफ्टी, एसेसिबिलिटी, इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट, स्टाफ मूवमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इमरजेंसी प्लानिंग, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान में रख के चलिए। अदरवाइज रिट्रोफिटिंग कई गुना कॉस्टली होगा, 3 से 4 गुना अधिक आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगला है लीगल एंड कंप्लायंस ब्लूप्रिंट। पेपरवर्क दैट कैन स्टॉल और शट डाउन ए हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। ये लीगल कंप्लायंस एक ऐसी चीज है जो आपके हॉस्पिटल के चलने या न चलने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी लैंड टाइटल क्या है, चेंज ऑफ लैंड यूज क्या है, रेजिडेंशियल में तो नहीं है, कमर्शियल आपने कन्वर्जन करा है कि नहीं, फायर एनओसी है कि नहीं, पोल्यूशन है कि नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट का कंसेंट है कि नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मेडिकल लाइबिलिटी एक्सपोजर का क्या स्टेटस है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में प्रॉपर लाइसेंसिंग है कि नहीं, डॉक्टर, वेंडर एंड इक्विपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि नहीं, इंश्योरेंस, प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इम्पैनलमेंट एग्रीमेंट का क्या स्टेटस है। ये सारी चीज़ें आपके लीगल एंड कंप्लायंस ब्लूप्रिंट को डिसाइड करते हैं। और मोस्टली हॉस्पिटल तैयार हो जाते हैं, लेकिन लाइसेंसिंग डिले के कारण उनका ब्रेक इवन अफेक्ट होता है और अस्पताल जो है
देर से स्टार्ट होते हैं, लाइसेंसिंग डिले के कारण, इसलिए इन चीज़ों को भी पहले से प्लान करके चलिए। अब फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल प्लानिंग फ्रेमवर्क क्या है? सबसे पहले हम लोग विजन डिसाइड करते हैं कि आपको का विजन क्या है, अगले आज का नहीं, अगले 5 साल, 10 साल, 20 और 30 साल का। फिर बिजनेस मॉडल क्या है कि कैसे आपका आरओआई जल्दी आएगा। फिर लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, कितने बेड की रिक्वायरमेंट है, मास्टर प्लानिंग क्या है, वर्क फ्लो क्या है, डिपार्टमेंट की डिजाइन क्या है, इक्विपमेंट कितना रिक्वायर्ड है, कितना अभी परचेज करना है, कितना बाद में परचेज करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ग्रीन स्मार्ट हॉस्पिटल कैसे बनेगा, एनएबीएस बाई डिजाइन कैसे होगा, और फ्यूचर एक्सपेंशन कैसे होगा। ये सारी चीजें ध्यान में रख करके फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल डिसाइड होता है, और हर स्टेज की प्रॉपरली रिव्यू होती है। न सिर्फ एक व्यक्ति करता है, बल्कि आर्किटेक्ट, डॉक्टर, लीगल, बिजनेस एंड एनएबीएच एक्सपर्ट के द्वारा पूरी डिजाइन का रिव्यू किया जाता है, ताकि किसी स्टेज पे कोई मिस्टेक की चांसेज ना रहे। अब प्लानिंग चैलेंजेस टू फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल क्या है? रेट योर प्रोजेक्ट राइट नाउ। अपने हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को अभी एसेस करिए कि बिजनेस प्लानिंग आउट ऑफ 10 कितना है, लैंड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, वर्क फ्लो का क्या स्टेटस है, इक्विपमेंट आउट ऑफ 10 क्या है, एक्सपेंशन के कितने स्कोप है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने नंबर आप देंगे उसमें, ग्रीन स्मार्ट हॉस्पिटल में अपने आप को कितने नंबर देंगे, और एनएबीएच रेडीनेस को कितना नंबर देंगे। और यदि आपका स्कोर 7 या उससे नीचे आता है तो आप 5 से 20 करोड़ मिस्टेक्स स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं। अब हम टीम से पूछ सकते हैं, हमारी टीम में डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लीगल, बिजनेस एंड एनएबीएच एक्सपर्ट होते हैं। फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल प्लानिंग टूल किट में क्या है, हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर होगा, हॉस्पिटल लैंड सूटेबिलिटी स्कोर होगा, हॉस्पिटल प्लानिंग रेडनेस चेकलिस्ट होगा। ये सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी डिस्कशन होगा, लैंड रिव्यू होगा, बेड स्ट्रेंथ रिकमेंडेशन होगा, प्लानिंग रिस्क असेसमेंट होगा, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पे बात होगी, और क्वेश्चन आंसर विद द पैनल। हर हफ्ते हम लोग 10 प्रोजेक्ट ही रिव्यू करते हैं, इसलिए आप अपना प्रोजेक्ट बुक कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। एग्जीक्यूटिव हॉस्पिटल प्लानिंग डायग्नोस्टिक क्या है, लैंड सुटेबिलिटी रिपोर्ट, बेड स्ट्रेंथ रिकमेंडेशन, फंक्शनल लेआउट रिव्यू, इक्विपमेंट प्लानिंग रोड मैप, फ्यूचर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, एनएबीएच बाई डिजाइन, from architecture lecture to business strategy. Most hospital planning talks this masterclass corridor width and HVAC system, but this masterclass avoid how कि मल्टी करोड़ प्लानिंग मिस्टेक्स, या आप मल्टी करोड़ प्लानिंग मिस्टेक्स को कैसे बचा सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, हॉस्पिटल न सिर्फ बिल्ड हो बल्कि अगले 20 साल तक ग्रो करे, उसके लिए कैसे हम प्लान करेंगे। इसीलिए फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल प्लानिंग मास्टर क्लास के थ्रू आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आप अपना स्ट्रेटजी सेशन चाहें तो इस नंबर पे बुक कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।